गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई के गठन को असंवैधानिक बताया था। रायपुर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इशारों में मोदी पर वार किया। कहा, बीजेपी के नेता भूगोल इतिहास बदल देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने से सरकार नहीं बनती। तो सुषमा ने जवाब दिया, झूठ बोल रहे हैं पीएम। बिलासपुर में लालकृष्ण आडवाणी ने और दुर्ग में सुषमा स्वराज ने रमन सरकार के लिए प्रचार किया है। आडवाणी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा 2014 की तस्वीर नहीं तय कर सकते। दुर्ग में सुषमा ने प्रदेश में महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का बखान किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी किसी दूसरे दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बीएसपी सुप्रीमो ने बिना मोदी का नाम लिए कहा कि अब भीड़ जुटाकर देश की जिन समस्याओं का समाधान करने की बात हो रही है, ये बीजेपी 6 साल के शासनकाल में क्यों नहीं हुआ। जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में यूपी कैबिनेट के मंत्री ब्रह्मशंकर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोकायुक्त ने कुशीनगर के डीएम से 19 नवंबर तक मामले की जांच रिपोर्ट देने को कहा है। मंत्री ब्रह्मशंकर पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने और विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप है। सूबे में सामने आई जुल्म की इंतहा। ललितपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर नाबालिग को जिंदा जलाया गया तो अलीगढ़ में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। नौकरानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सांसद धनंजय सिंह की पत्नी की हैवानियत का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में शरीर को जलाने और भारी चीज से पीटने की पुष्टि हुई है। मृत नौकरानी राखी का बेटा शहनाज 2 दिन से लापता। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट एट 8। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। सम्मान ना तो खरीदा जाता है न छीना जाता है। सम्मान पेड़ पर भी नहीं उगता कि तोड़ लिया जाए। सम्मान सिर्फ हासिल किया जा सकता है, वो भी अपने योगदान, अपने काम और अपनी विशिष्ट क्षमताओं के जरिए। ऐसे उल्लेखनीय योगदान के लिए समय समय पर सरकार की तरफ से अपनी विलक्षण प्रतिभा और कार्यों से देश दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने वालों को भारत सरकार पुरस्कार देती है। इन्हीं पुरस्कारों में पद्म पुरस्कारों की श्रृंखला है, जो किसी भारतीय को विशिष्ट होने का एहसास कराती है। लेकिन अब इन पुरस्कारों पर सिफारिश का ग्रहण लगा है और सिफारिश देश के उन नामचीन लोगों की तरफ से जो या तो ये पुरस्कार पा चुके हैं या अहम ओहदों पर हैं, और उनकी ये सिफारिश अपने परिवार के सदस्यों के लिए है। पद्म अवार्ड्स को लेकर विवाद देश में नया नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया और उनके नाम को लेकर अवार्ड्स विवादों में रहा। यह सिलसिला बदस्तूर जारी है और अब इन पुरस्कारों के लिए नामांकन के बजाय सिफारिश का दौर सा चल पड़ा है। यह सिफारिश जब देश के महत्वपूर्ण लोगों की तरफ से अपने ही परिवार के सदस्य के लिए हो तो सवाल उठेंगे। पद्म पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भारत का नाम रोशन करने, देश के विकास में उल्लेखनीय योगदान या फिर किसी भी क्षेत्र में देश को विशेष पहचान दिलाने पर प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार पाने वाले नागरिक जीवन में श्रेष्ठ आचरण और अपने काम में श्रेष्ठता प्रदर्शित करने की मिसाल माने जाते हैं। देश के सबसे बड़े सम्मानों में माने जाने वाले पद्म सम्मानों को पाना किसी भी हस्ती की जिंदगी का सबसे बड़ा पल होता है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कई बड़ी हस्तियों ने पद्म सम्मान 2013 के लिए
अपने जानने वालों और रिश्तेदारों के लिए सिफारिश की है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक लता मंगेशकर ने 2013 में अपनी बहन उषा मंगेशकर के लिए पद्म अवार्ड सरकार से देने की सिफारिश की है। वहीं प्रसिद्ध सरोद वादक अमजद अली खान ने अपने बेटों अमान और अयान के लिए सरकार से पद्म अवार्ड की सिफारिश की है। इसके अलावा राजनीति के क्षेत्र में पूर्व एसपी नेता अमर सिंह ने अपनी करीबी जया प्रदा के लिए भी पद्म अवार्ड की सिफारिश की है। कांग्रेस ट्रेजरर मोतीलाल वोरा, कांग्रेस एमपी टी सुब्रमण्यम रेड्डी और भारतीय शास्त्रीय संगीत के विश्वविख्यात गायक पंडित जसराज की तरफ से भी ऐसी सिफारिशों की बात सामने आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये पुरस्कार क्या अपनी उस आत्मा को खो बैठे हैं जिनके पुरस्कारों को जिस सोच के साथ शुरू किया गया था, आज उस सोच के विपरीत कहीं कुछ लोग इसे लेकर भाई भतीजावाद या तुष्ट करने का माध्यम तो नहीं बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान प्रोफेसर एमसी पंत जी हैं, रेडियोलॉजिस्ट पद्मश्री लखनऊ से, और गिरिराज किशोर जी साहित्यकार हैं पद्मश्री कानपुर से। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। पंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब पद्म अवार्ड्स की बात आती है, कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि विवाद अपने आप स्वतः चला आता है। इसको कितना जायज माना जाए कि किसी परिवार के सदस्य के लिए ही पद्म अवार्ड्स की सिफारिश सरकार से की जाए? प्रोफेसर पंत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं, थोड़ा सा दोबारा रिपीट, आवाज आई नहीं। चलिए हम आते हैं आपके पास। गिरिराज जी, मैं आपसे भी यही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कहां तक जायज है कि एक तो पद्म अवार्ड्स के साथ अब विवाद खुद ब खुद चले आते हैं, दूसरा कि अपने ही परिवार के किसी सदस्य के लिए सरकार से सिफारिश की जाए पद्म अवार्ड्स के लिए। देखिए, इसमें दरअसल बात यह है कि जब से ये पद्म अवार्ड शुरू हुए हैं, इनके बारे में हमेशा कंट्रोवर्सी रही है। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने पद्म अवार्ड्स बंद कर दिए थे, इसीलिए कि इसमें बहुत से प्रेशर्स गवर्नमेंट के ऊपर पड़ते थे। लेकिन ये जो आपने सवाल उठाया है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अपने संबंधियों के बारे में निश्चित रूप से ये तटस्थता के साथ नाम संस्तुति नहीं की जा सकती। संबंधियों या अपने मित्रों के लिए केवल इसलिए कि वो उनके मित्र और संबंधी हैं, इसलिए संस्तुति करने का मतलब ये है कि जो और भी योग्य व्यक्ति अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, चाहे वो संगीत का हो, चाहे साहित्य का हो, चाहे सेवा का हो, चाहे दूसरा कोई भी कार्य क्षेत्र हो, उसमें कुछ लोगों की उपेक्षा हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि जहां तक हो इसमें तटस्थ रहा जाए और उनको ऐसे नाम जो स्वीकार्य हों समाज में, उनको ही का नाम संस्तुति की जाए। इसमें दरअसल कई पॉकेट्स हैं। एक तो एमपीज और एमएलएज की तरफ से सिफारिशें होती हैं, दूसरी जो किसी क्षेत्र के शीर्ष व्यक्ति होते हैं वो सिफारिश करते हैं, और तीसरा ये है कि जिसकी यश फैलता है उसके बारे में सिफारिश सरकार भी अपने आप उनको पिकअप कर लेती है। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं रही है। आपने जैसे बताया कि अपने संबंधियों, अपने भाई बहनों, पुत्र और अपने मित्रों की संस्तुति करना, ये जनतंत्र में बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मैं आता हूं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं प्रोफेसर पंत के पास। प्रोफेसर पंत, मेरा अंदाजा है कि आप तक आवाज आ रही होगी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से पद्म अवार्ड तो बहुत सम्मान की बात है, और ये किसी के लिए भी सम्मान की बात है कि किसी पद्मश्री से वो मिले, लेकिन जिस तरह से इसकी बंदरबांट का सिलसिला शुरू हुआ, सिफारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, ऐसे में इस पुरस्कार की गरिमा कितनी क्षय होती है?
शायद मेरी आवाज अभी आपको भी मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज? जी पंत साहब बोलें आप। आवाज में थोड़ी, हाँ, जो जहां तक आपने पद्मा अवार्ड की बात है, पद्मा अवार्ड भारत में जो समाज सेवा के लिए हो, भले उच्च स्तरीय अपने कार्य के क्षेत्र में हो, भले वो साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, समाज सेवक हो, साहित्यकार हो, तो उसको जो दिया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। वो उसके लिए एक पूरा देश का एक सबसे सर्वोच्च सम्मान होने के नाते उसकी गरिमा, ये हमारे दायित्व बनता है कि जो भी उसको चयनित करते हैं, जो भी कमेटी उसको चयनित करने वाली है, वो उसका ध्यान रखते हुए बिना भेदभाव की अगर वो करती है, मैं सोचता हूं कि इसका गरिमा और बढ़ेगी। जहां तक ये विवाद का भी प्रश्न है कि कोई अपने रिश्तेदारों को नॉमिनेट करता है, इसमें ये जरूरी नहीं कि उसके रिश्तेदारों को किसी ने नॉमिनेट किया हो तो वो उसके उपयोग नहीं हो। ये उसके लिए कमेटी बनी है, हाई लेवल कमेटी बनी है, वो कमेटी उसका डिसाइड करती है। और मैं सोचता हूं कि जैसे उसके गुणों को देखते हुए, न कि किस आदमी ने उसको रिकमेंड किया है, और भले जैसे शासन के थ्रू हमारा जब हुआ था तो सरकार के थ्रू हमारा नाम गया था, वैसी अन्य लोग जो भी समाज सेवा के कार्य को या उसके उत्कृष्ट कार्य को उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं, तो कोई भी उसका नाम नॉमिनेट कर सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि उसके रिश्तेदार अगर करे तो उसमें कोई अंकुश लगाने की जरूरत है, मैं सोचता हूँ। लेकिन ये कार्य जो कमेटी, हाई लेवल कमेटी है जो सिलेक्शन करेगी, उसका दायित्व बनता है कि वो किसको दे किसको न दे। हाँ, अगर शुरू से ही इसमें अगर प्रश्न लगता है तो नेचुरली इसकी गरिमा को ठोस पहुंचेगा। मैं सोचता हूं कि इसमें सभी लोगों को, इसका हम लोगों का दायित्व बनता है कि इसकी गरिमा मेंटेन रहे, और क्योंकि सर्वोच्च। ठीक है, यानी अब तक की चर्चा में दो बातें सामने आ रही हैं कि एक तो ये दायित्व सबका है कि पद्म अवार्ड्स की जो गरिमा है वो बनी रहे। अब सवाल यह है कि देश का जो 125 करोड़ आदमी है वो कितना इस दायित्व के लिए जिम्मेदार है, या फिर दरअसल जिम्मेदारी उनकी है जो सरकार में बैठे हैं और जो इस अवार्ड्स के कर्ता धर्ता हैं। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। My favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style. जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप अब त्वचा को गुनगुनाने दो। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते चैन चाओ आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फोल्ड किया, चलाया, फू किया, हो गया। इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा, गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फटाक से फुर्र। अरे उड़ गई, कहाँ गई किसी? वो रही। अरे किसी तो पापा की गाल पर बैठ गई। ये किसी सिर्फ आपके लिए है। क्यों? आप सबसे ब्यूटीफुल हो। ग्लिसरीन भरा बेस त्वचा की नमी लौटाए, जिससे आप दिखे यंग, हमेशा ब्यूटीफुल। त्वचा जो दिखे यंग रहे यंग। बेस। देवभूमि उत्तराखंड के सम्मानित बहनों व भाइयों, आप सभी को 14वें राज्य स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई। मैं सभी प्रदेशवासियों की ओर से राज्य निर्माण आंदोलन के उन सभी अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिनके त्याग व बलिदान से उत्तराखंड राज्य का सपना साकार हुआ। जून माह में भीषण देवी आपदा ने पूरे प्रदेश को प्रभावित किया। विशेष रूप से केदार घाटी में जन धन की हानि हुई। मैं देवी आपदा में मृत लोगों, आपदा में शहीद हुए जवानों तथा अन्य लापता लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं यूपी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने उत्तराखंड को हर संभव सहयोग दिया। संकट की घड़ी में केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारें, कॉरपोरेट, NGO व देश विदेश से लोग सहायता के लिए जिस तत्परता से आगे आए, उसके लिए मैं
भी आभार व्यक्त करता हूं। राज्य के पुनर्निर्माण और विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए 13,000 करोड़ रुपए की पैकेज पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। भाइयों और बहनों, राज्य स्थापना के अवसर पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तराखंड के पुनर्निर्माण व विकास के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। जय हिंद, जय उत्तराखंड। आप देख रहे हैं डिबेट एट 8 और आज हमने सवाल उठाया है कि पद्म अवार्ड्स को लेकर जिस तरह से अपने ही परिवार के सदस्यों का नाम आगे किया जाता है, सिफारिश की जाती है, वो कहां तक जायज है। इस मुद्दे पर क्या कहना है पद्मश्री पंडित छन्नूलाल मिश्रा का, आइए सुनते हैं। तो अच्छे कलाकार हों, जो उस लायक हों और जिन्होंने देश के लिए संगीत के द्वारा कुछ किया है, कुछ नई चीज दिया है, उसको मिलना चाहिए, चाहे कोई कलाकार हो। इसमें सोर्स की बात नहीं है, कलाकार सब है और अच्छे कलाकार को मिलना चाहिए। ऐसा न शिकायत हो कि ऐसे लोगों को मिला है जिनको नहीं मिलना चाहिए। इस पुरस्कार को अपने कला की बदौलत लेना चाहिए और परिचय हो सबसे, परिचय का दुरुपयोग न करे, सदुपयोग करना चाहिए। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर MC पंत जी हमारे साथ हैं, पद्मश्री लखनऊ से जुड़े हैं और पद्मश्री गिरिराज किशोर जी हैं, साहित्यकार हैं, कानपुर से हमारे साथ हैं। गिरिराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस बात का अभी छन्नूलाल जी भी जिक्र कर रहे थे कि ठीक है, किसी का नाम की सिफारिश आप कर रहे हैं, उसने अपने क्षेत्र में काम किया होगा, इसमें दो राय नहीं है कि हो सकता है उसकी उपलब्धियां भी महत्वपूर्ण हो, लेकिन उसी के परिवार के सदस्य की सिफारिश क्या इस भाव को कम करती है? देखिए, इसमें कई स्रोत हैं नाम जाने के। इस राज्यों से भी जाते हैं, राज्यों से जो नाम जाते हैं उनका कोटा होता है, उसमें से राज्यों में से दी जाती हैं, केंद्र अपने स्रोत से देता है। लेकिन जो सवाल ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं पारिवारिक समर्थन की, वो सवाल उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैंने पिछली बार 2007 में मुझे पद्मश्री मिला था, लेकिन जब गांधी जी की सामग्री नीलाम होनी शुरू की तो राष्ट्रपति से मैंने कहा कि मैं इसे वापस करना चाहता हूं कि जो भी सम्मान मिलता है वो सम्मान राष्ट्र की सेवा के लिए और राष्ट्र के त्याग के लिए मिलता है, इसलिए नहीं मिलता, कोई व्यक्ति के लिए नहीं मिलता, उसकी कला के लिए मिलता है, उसके समर्पण के लिए मिलता है, उसकी सेवा के लिए मिलता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है और हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उसे रखने का कोई अधिकार नहीं है। जब ये बातें सामने आती हैं तो कभी कभी लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं इसको रोकना चाहिए। और मैं सिर्फ यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि संबंधियों का क्या, जिसने 50 साल से मैं लिख रहा हूं और मुझे 2007 में मिला और वो भी मुझे मालूम नहीं हुआ, बाद में पता चला कि मेरा नाम उसमें है। और इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि पिछली वाली सरकार में एक सदस्य थे, उन्होंने अपने क्लास फेलो का नाम रखकर और उसे दिला दिया था। इस तरह की बातें होना ये उचित नहीं है। और इसके ऊपर जो देते हैं, जो समितियां बनती हैं, जैसे समिति का पंत जी जिक्र कर रहे थे, उन समितियों में ऐसे आदमियों का चयन होना चाहिए जो निष्पक्ष होकर और सिर्फ बायोडेटा पर और उसके तो काम पर। पंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रोफेसर पंत कि आखिर ऐसे लोगों, जब समिति में ही दिक्कत आ रही है, जब आप ऐसे लोगों की सिफारिश को नजरअंदाज या तो करना नहीं चाहते या कर नहीं पाते, आप अपने भाव को तटस्थ नहीं रख पाते, तो फिर ये पद्म अवार्ड्स कहां जाकर के रुकेंगे? इनकी जो गरिमा है वो कहां जाकर रुकेगी? ये प्रोफेसर पंत, मेरा सवाल आपसे। ये मेरी आवाज आ रही है जी? ये
मैं सोचता हूं कि जो इस बारे में चर्चा का आज विषय बना हुआ है, ये एक देश के लिए एक बहुत ही विचारणीय विषय है, क्योंकि अवार्ड जो दिया जाता है किसी के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। अगर कोई ही आदमी को उत्कृष्ट कार्य के लिए उसका वंचित किया जाए और उसको प्रॉपर ढंग से उसको गरिमा को मेंटेन न किया जाए, मैं सोचता हूँ अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। नहीं तो वो भी बिकेंगे जैसे हर चीज बिक रही है। अभी तक ये देखा गया है कि पद्मा अवार्ड्स के बारे में ये सोचा जाता था कि ये अवार्ड ऐसे अवार्ड हैं जो वास्तव में निष्पक्ष रूप से दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये सामने आया है कि अपने रिश्तेदारों को या पॉलिटिकल प्रेशर में भी ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ इसमें सुधार की जरूरत है और इसमें एक जो उचित स्तरीय चयन समिति है उसको इसको विचार करना चाहिए, कैसे हम निष्पक्ष रूप से जनता के सामने। बार बार चयन समिति पर ही आकर के बात रुक रही है। गिरिराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँ, जैसे लता मंगेशकर जी ने अगर उषा मंगेशकर जी के लिए कहा कि इन्हें पद्म अवार्ड दिया जाए, तो ठीक है, उषा मंगेशकर जी ने भी बहुत सारे गान के क्षेत्र में ऐसे उल्लेखनीय काम किए हैं जिसको सराहा जा सकता है। और इसी तरीके सरोद वादक जो हैं उन्होंने अपने बेटों के लिए कहा, उनके बेटे आज उस विधा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें दो राय नहीं है कि जिनके लिए कहा जा रहा है उनको आप बिल्कुल नजरअंदाज कर सकें, लेकिन वो जो समिति की बात बार बार आ रही है, दरअसल ये जो अवार्ड के ऑर्गेनाइजर्स हैं, क्या वजह है कि किसी अपने को कहना पड़ता है? क्या वो योग्य नहीं है कि लोगों को तलाश कर पाए? नहीं, ये तो कहना जो उसमें मैं सोचता कमेटी मेंबर्स होंगे वो, मैं सोचता हूं कि जो कमेटी मेंबर्स जो सिलेक्शन करती है, भारत सरकार करती है, वो योग्य व्यक्ति तो होंगे ही, लेकिन क्या कारण है इस पर विचार करने की जरूरत है कि उन योग्य व्यक्तियों जो कि चयन समिति में हैं उनमें क्या ऐसी बात हो जाती है। अगर कभी ऐसा कोई बात होती है, मेरे ख्याल से 1 या 2% केसेस में ऐसा होता होगा जिसमें कि उनको दबाव में काम करना पड़ता होगा। तो इसमें जैसे हमारे राजनीतिक परिवर्तन आ रहा है और जैसी अन्य चीज में परिवर्तन आ रहा है, हम लोग एक सुधार की तरफ जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ इसी ढंग से हम आगे भविष्य में उम्मीद करते हैं कि अच्छे रूप से हम लोग इसमें भी, इस चयन प्रक्रिया में भी सुधार लाएंगे और निष्पक्ष रूप से जनता के सामने इसकी गरिमा को दोबारा बरकरार रखेंगे, ताकि ऐसा कोई भी प्रश्न चिन्ह इस पर न लगे कि ये आदमी योग्य नहीं था और इसको मिल गया, लेकिन ये आदमी योग्य था, इसको नहीं मिला। मैं सोचता हूँ भविष्य में ये सुधार आएगा और ये अच्छा एक चर्चा का विषय है कि इस पर बात उठी है और आगे ये लाभकारी सिद्ध होगा। गिरिराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से हाल के समय में हमने देखा है, कुछ वर्षों में हमने देखा है कि जो लोग किसी भी विधा में लगे हुए हैं उनको सम्मान दिया जाता है, पद्म सम्मान दिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि यह सम्मान उन्हीं के लिए बना है, लेकिन उस तरह की विलक्षण प्रतिभा भी उनमें नजर नहीं आती। कई बार ऐसे विवाद या नाम सामने आए हैं, तो क्या हम ये समझें कि दरअसल ये अवार्ड किसी को देना है, इसलिए कुछ नामों की घोषणा करनी है, इसलिए कुछ सिफारिशें भी आएंगी, हो सकता है कि वो परिवार के लिए हो? देखिए, बात यह है कि पद्म अवार्ड नहीं बल्कि सम्मान है, देश राष्ट्र की तरफ से दिया गया सम्मान है और उस सम्मान को सम्मान की तरह से दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को ऑब्लाइज करने के लिए दिया जाता है। मैं आपसे, क्या गांधी जी को भारत रत्न मिला? नहीं मिला। इसी तरीके से ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत योग्य थे लेकिन उनको नहीं मिला। दूसरी बात, बहुत से लोग चुपचाप काम करते हैं, उनका काम अगर देखा जाए तो उनको बड़े से बड़ा सम्मान दिया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि वो प्रचार तंत्र के हिस्से नहीं हैं, राजनीतिज्ञों के पीछे नहीं फिरते, इसलिए उनके नाम रह जाते हैं। अब इसके लिए जो कमिटीज बनती हैं वो देश के शीर्ष जो विद्वान हैं, चाहे विज्ञान में हो, चाहे साहित्य में हो, चाहे मतलब आपके सेवा में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो उनको उसी तरह के लोगों को रखकर उनसे ही नाम मांगे जाने चाहिए और वही नाम जाने चाहिए। हर व्यक्ति वैसे तो स्वतंत्र है देश नाम रिकमेंड करने के लिए और करने चाहिए सब लोगों को, जनता को भी हिस्सेदारी करनी चाहिए, लेकिन जो कमेटी बैठी हुई है, चाहे राज्य में बैठी हुई है चाहे केंद्र में बैठी हुई है, उनको इस बात को पूरी तरह से गहराई से परीक्षण करके देना चाहिए कि वो जिसको व्यक्ति को दे रहे हैं उससे
देश का भी सम्मान बढ़ेगा, उस व्यक्ति का भी सम्मान बढ़ेगा और उस क्षेत्र का भी सम्मान बढ़ेगा जिसके लिए उसको दिया जा रहा है। और मैं तो समझता हूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ दिनों के बाद, जैसे मैं देखता हूं साहित्य में बहुत से सम्मान चल पड़े हैं और वो उनके आज कोई वक़्त नहीं रह गई है। जो भी सम्मान मिलते हैं लोग यही कहते हैं कि साहब किसी कारण से इसको मिल गया। ये कम से कम हमको पद्म सम्मान के बारे में देश के लिए सुनना नहीं चाहिए। देश का सम्मान, देश से मिलने वाला सम्मान देश का सम्मान है और वो एक व्यक्ति को भी देश का अंग बनाता है। बहुत शुक्रिया गिरिराज जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रोफेसर एमसी पंत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सम्मान है उसे न तो छीना जा सकता है, ना ही उसको किसी सिफारिश के आधार पर हासिल किया जा सकता है। सम्मान एक ऐसी चीज है जिसको आपको कमाना ही पड़ेगा अपनी विधा में, अपनी विशेष योग्यता के जरिए। लेकिन चूंकि इससे विपरीत एक आचरण सामने आ रहा है, लिहाजा उस पर चर्चा जरूरी थी। नमस्कार। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज, कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। असली मसाले से MDH। ऐसा खाना किस किस को पसंद है? पर याद रहे, इस तरह के खाने से कैविटीज हो सकती हैं। कैविटीज? इसलिए आपको चाहिए बेस्ट प्रोटेक्शन कोलगेट। इससे बेहतर और कुछ नहीं। देखिए, ये शेल्स दांतों की तरह होते हैं। एक को कोलगेट से ब्रश करते हैं और दोनों को विनेगर सोल्यूशन में डालते हैं। अब देखिए, कोलगेट का कैल्शियम और मिनरल्स फॉर्मूला कैविटीज को रखे दूर और दे बेस्ट प्रोटेक्शन। कोलगेट कैविटी प्रोटेक्शन, इससे बेहतर और कुछ नहीं। दिन भर कंप्यूटर में लगा रहता है, काम धाम नहीं है इसे। MDDA में नक्शा जमा कर दिया? हाँ। नक्शे की फीस जमा कर दी? हाँ पापा। अप्रूवल कब मिलेगा? वो भी मिल गया। घर बैठे बैठे? हाँ पापा। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने तुम्हें 3 दिन पहले ही MDDA जाने के लिए कहा था। पापा, वो जमाने गए जब नक्शे के अप्रूवल के लिए 3-3 महीने लग जाते थे। अब ई-गवर्नेंस का जमाना है। आवासीय नक्शा सिर्फ 3 दिन में अब घर बैठे मिल जाता है। घर बैठे मिल जाता है? आप यहाँ बैठिए। ये देखिए, ये MDD की वेबसाइट पर लॉगिन किया, इस जरूरी जानकारी के साथ नक्शा अपलोड किया और शुल्क जमा किया और 3 दिन के अंदर अप्रूव्ड नक्शा हमारी ईमेल और वेबसाइट पर, वो भी डिजिटल हस्ताक्षर के साथ। अरे वाह! उत्तराखंड सरकार के बहुत से विभागों की सेवाएं अब ई-गवर्नेंस की वजह से आसानी से मिला करेंगी। ई-गवर्नेंस का मिला जो साथ, सरकारी सेवाएं आपके हाथ। is not for everyone. MRF wins the JD Power Award for customer satisfaction for the 10th time. MRF, India's preferred tire brand. हम बचपन में भी ना अमरूद ऐसे झट से चबा लेते थे। तुम संभाल के, शहरी दांत जरा नाजुक। चाचू ऐसे? अरे अखरोट, अरे तो मत करना, कहीं दांत वात टूट गए तो तुम्हारे पापा हमें नहीं छोड़ेंगे। चाचू ऐसे? इतने मजबूत दांत कैसे? तुम्हारी तरह हम भी मजबूत दांतों के लिए सिर्फ डाबर लाल दंत मंजन पे ही भरोसा करते हैं। साधारण पाउडर के मुकाबले डाबर लाल दंत मंजन में है लौंग पुदीना के साथ आयुर्वेद की शक्ति, जो दे स्वस्थ मसूड़े और जड़ से मजबूत दांत। मजबूत दांतों के लिए 9 करोड़ से अधिक भारतीयों का भरोसा, डाबर लाल दंत मंजन। भाया, हे भाया, एक मिनट, ये दूध बेचोगे? अरे यार, दूध। भाया, ओ भाया, भाया ये दूध बेचाना। तुम खुद शहर जाके अपना दूध बेच दो ना। मैं मौका हूँ, मुझे महिंद्रा फाइनेंस ने पहचाना। महिंद्रा फाइनेंस, भारत को पहचानते हैं हम। बाय बाय।
हाँ मैं टैक्सी वाला बोल रहा हूँ। हाँ आपका फोन मेरे पास ही है, पैराडाइज होटल पे आके ले जाइए। अपने अंदर के रावण को जलाना एक अच्छा आइडिया है। हैप्पी दिवाली। मिल गया मच्छर। हेलो अंकल ठीक तो है? वो अभी अभी हमारे घर से मच्छर लेकर गए। चीटर कॉक कहीं के। अरे भाई आप